गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक संदर्भ मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा। चूँकि आप सभी जानते हैं कि प्रारंभिक काल से हमारी सभ्यता और संस्कृति प्रकृति के साथ हमेशा से अपना जुड़ाव महसूस करती रही है, और ये व्यवस्था हमारे नियमित जो जीवन शैली है उसमें भी हमें देखने को मिलती है कि हम प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ किस हद तक जुड़े रहते हैं और कैसे वो हमारे नियमित दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। लेकिन वर्तमान आधुनिकता और पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण की वजह से आप देख रहे हैं कि लगातार प्रकृति और मनुष्य के बीच का जो संबंध है वो कमज़ोर हुआ है और वो लगातार टूटता जा रहा है, और इसका परिणाम कई नई समस्याओं और कई गंभीर समस्याओं के रूप में हमारे सामने आ रहा है, जिसमें से सबसे गंभीर समस्या वर्तमान में कोविड-19 है। लेकिन कोविड-19 के अलावा मैं आपको आज एक और शब्द से परिचित कराना चाहूँ, और वो शब्द क्या है दोस्तों? आप लगातार सुन रहे होंगे इस शब्द के बारे में, और ये है आपका ब्लैक फंगस। नाम आप लगातार सुन रहे हैं। इसमें आपका पहला सवाल यही बन सकता है कि इसका वास्तविक नाम क्या है, या ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी है ये किस एक अन्य नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, इसका नाम है म्यूकर माइकोसिस। ये नाम आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, म्यूकर माइकोसिस। ये बीमारी बहुत गंभीर है और ये उन रोगियों में ज़्यादा देखी जा रही है जो आईसीयू से रिकवर हो रहे हैं या लंबे समय तक स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल जिनके द्वारा किया गया है। म्यूकर माइकोसिस की समस्या में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित अंग है वो है हमारी आँखें, और आपके ज़िलों में, आपके अलग अलग राज्यों में, मसलन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस तरह की समस्या अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमेशा ये ध्यान रखिए, क्योंकि म्यूकर माइकोसिस चूँकि एक कवक संबंधी समस्या है, एक कवक जनित बीमारी है दोस्तों। तो कवक जो होते हैं इन्हें आम तौर पर हम लोग फफूंद के नाम से जानते हैं। और इसमें आपको मैं दो सवाल और बता देता हूँ। अगर कभी आपसे पूछता है कि सबसे छोटा कवक कौन सा है, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आया कि सबसे छोटा कवक कौन सा और सबसे बड़ा कवक कौन सा, ये क्वेश्चन मैं यहाँ इसके संदर्भ में आपको दे रहा हूँ। अगर आपसे सबसे छोटे कवक का नाम पूछता है दोस्तों, तो सबसे छोटा कवक है आपका, जिसे आप कहते हैं खमीर। ठीक है, खमीर, या जिसके ज़रिए हम ब्रेड वगैरह का निर्माण करते हैं, इसे आप खमीर कहते हैं। इस खमीर का भी एक और नाम है, वास्तविक नाम है, और वो है दोस्तों सैक्रोमाइसीज। ये नाम है इसका, पूरा नाम सेरिवेसी। ये नाम दोस्तों हम इसको कहते हैं सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी, यानी कि खमीर। ये जो है आपका सबसे छोटा कवक है। जबकि अगर सबसे बड़ा कवक है दोस्तों, अगर ये पूछा गया तो सबसे बड़े कवक के रूप में आप नाम ले सकते हैं पेड़ों पर उगने वाले फफूंद का। बरसात के दिनों में पेड़ों के तनों पर आप भूरे रंग का फफूंद देखते होंगे। उस भूरे रंग के फफूंद के लिए सामान्य नाम इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों वुड फंगस, लेकिन ये इसका वास्तविक नाम नहीं है। इसका एक दूसरा नाम है गैनोडर्मा। तो ये दो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन गया कि छोटा कवक सबसे कौन सा, तो आपका नाम है खमीर, जिसे आप सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी बोलते हैं। और सबसे बड़ा कवक अगर पूछा तो वुड फंगस यानी गैनोडर्मा। यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा था ब्लैक फंगस यानी इस कवक जनित बीमारी के बारे में। अगर पूछता है इसका वास्तविक नाम क्या है, तो आपके सामने जवाब होगा म्यूकर माइकोसिस। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग अगर आपसे पूछा तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग है आपकी आँखें। और ये होता क्यों है, तो लंबे समय तक स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करने के कारण, या लंबे समय तक आईसीयू में जब कोई मरीज भर्ती रहता है तो उसमें भी इस तरह की समस्या और ऐसे लक्षण देखे जाते हैं। आईसीयू का पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों इंटेंसिव केयर यूनिट। ये नाम इसके लिए प्रयोग किया जाता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। कभी कभी यहाँ पर सीसीयू नाम भी आपको देखने को मिलता है,
तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं कौन सा शब्द? इसके लिए प्रयोग करते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट। ठीक है, तो ये 6-7 सवाल प्रारंभ में मैंने आपको बताए हैं, ध्यान रखिएगा। सावधानी ही बचाव है। और म्यूकरमाइकोसिस जो कि एक जानलेवा बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, तो इससे जितना आप अपने आप को धूल भरी जगह पर जाने से, कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने से रोक सकते हैं। ऐसी जगह जहां पर सीलन हो, नमी हो, वहां ना जाएं। और जहां पर घरों से निकलने वाला गंदा पानी यानी कि ड्रेनेज वाटर इकट्ठा होता है, उन जगहों पर भी जाने से बचें, क्योंकि बचाव ही उपाय है। पिछली कक्षा में दोस्तों हमने आपसे कोशिका के बारे में परिचय दिया था। कोशिका के बारे में आपको बताने की हमने कोशिश की थी और बताया था हमने कि कोशिका जीवन से संबंधित मूलभूत कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ये बात आपको बताई जा चुकी है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे प्रकृति में शुरुआत से ही जीवों का अध्ययन करने की परंपरा रही है। और उस परंपरा में जो शुरुआती नाम मैंने विज्ञान के जनक के रूप में आपको दिया था, वो नाम था आपके अरस्तु का। लेकिन अरस्तु के अलावा एक व्यक्ति और हैं दोस्तों, जिनका नाम था हिप्पोक्रेटस। ये दो नाम आप ध्यान में रखिएगा, अरस्तु और हिप्पोक्रेटस। ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने प्रारंभ में अध्ययन किया पक्षी का, कीटों का और मत्स्य का। मत्स्य यानी कि मछलियों का। इन तीनों का इन्होंने प्रारंभिक चरण में अध्ययन किया। इसके बाद दूसरा नाम आता है आपका प्लिनी द एल्डर का। ये दूसरा नाम है दोस्तों। प्लिनी द एल्डर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम 1000 पौधों की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया। और न केवल इसका अध्ययन किया बल्कि इसका उन्होंने वर्गीकरण भी किया। ये दूसरा नाम आपको, दूसरा क्वेश्चन आपको मिल गया यहां पर। तो अरस्तु और हिप्पोक्रेटस को पक्षी, कीट और मत्स्य के अध्ययन के लिए जाना जाता है। और इन्होंने जो है, इसमें अरस्तु जो है, इन्हीं को हमने आपसे कहा था कि इन्हें हम फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं। जबकि प्लिनी द एल्डर 1000 पौधों का वर्गीकरण करने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। तीसरा नाम देखते हैं दोस्तों। तीसरा नाम हमें मिलेगा यहां पर जॉन रे का। ठीक है, जॉन रे कौन है? तो अगर जॉन रे के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, तो इन्होंने जो है एक किताब लिखी थी, जिस किताब में इन्होंने सबसे पहले 18,000 प्रकार के जीव और जंतुओं तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया था। कितने प्रकार के दोस्तों? 18,000 प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन करने का प्रारंभिक श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है, वो व्यक्ति थे जॉन रे। अगर आपसे पूछता है कि इन्होंने ये काम किस पुस्तक में किया, तो चलिए उसको देख लेते हैं। ये किताब है हिस्टोरिका जेनेरलिस प्लांटेरम। ये नाम है इस किताब का दोस्तों, हिस्टोरिका जेनेरलिस प्लांटेरम नाम की किताब में जॉन रे ने कितने प्रकार के वनस्पतियों, जीव जंतुओं का अध्ययन किया? तो 18,000 प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन यहां पर इन्होंने किया। अब हम सबसे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे हम अपने पृथ्वी पर नाम देते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है बेटा, अगर पूछता है टैक्सोनॉमी क्या है, तो इसी को बोला जाता है जीव वार्गिकी, यानी जीवों का वर्गीकरण। तो जीव वार्गिकी के अध्ययन के लिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये सवाल अनगिनत बार पूछा गया है जीव विज्ञान में दोस्तों। बायोलॉजी के पेपर में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता रहता है। तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आया तो मैं यहाँ पर आपको 3 अलग अलग नामों से वाकिफ कराऊंगा, जिसमें पहला नाम होगा स्पीसीज प्लांटेरम। ये पहली पुस्तक है इनकी। इन्हीं की एक दूसरी किताब के नाम की बात करें अगर, तो दूसरी जो पुस्तक है उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों फिलोसॉफिका बोटैनिका। ये इनकी दोस्तों दूसरी किताब है। पहली स्पीसीज प्लांटेरम, दूसरी आपका फिलोसॉफिका बोटैनिका, और तीसरी किताब है सिस्टेमा नेचुरलिस।
आशा करता हूं कि इन 3 विकल्पों के माध्यम से आप इस व्यक्ति का नाम समझ चुके होंगे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, या फिर आपसे इन तीनों किताबों का नाम देकर के भी इनका नाम पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं ये कौन है। ये हैं कैरोलस वॉन लीनियस। ठीक है दोस्तों, ये इनका पूरा नाम है, लेकिन दुनिया इन्हें एक और नाम से जानती है और वो नाम है कार्ल लीनियस का। इस नाम से भी हम लोग इन्हें जानते हैं। आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में कैरोलस वॉन लीनियस कार्ल लीनियस के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ये इनका उपनाम हुआ करता था, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिन्हें जीव वार्गिकी का भी पिता बोला जाता है, और इसके अलावा इन्हें जीवों की द्विनाम पद्धति का भी जनक कहते हैं हम इन्हें। ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ों के लिए जाने जाएंगे, जीव वार्गिकी के पिता के लिए और जीवों की द्विनाम पद्धति के लिए। द्विनाम पद्धति का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जैसे मनुष्य की बात करें, हम मानव हैं, तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है, जो साइंटिफिक नाम है, वो नाम है आपका होमो सेपियंस लिन। आपने तो 2 ही चीज पढ़ी होगी, इसमें मैं 3 चीज कैसे लिख रहा हूं, चलिए देख लेते हैं। पहला शब्द होमो, दूसरा सेपियंस और तीसरा जो लिन है, ये बाद में हटा दिया गया। इसे इसलिए हटा दिया गया क्योंकि पहला शब्द प्रकट करता है दोस्तों वंश के बारे में, वंश को बताता है। दूसरी चीज जो दूसरा शब्द है, ये प्रकट करता है जाति को, और तीसरा जो नाम होता था, ये उस वैज्ञानिक का नाम होता था जो इसकी खोज कर रहा है। चूंकि मानव के वैज्ञानिक नाम के बारे में होमो सेपियंस लिन जो है कार्ल लीनियस ने बताया, इसीलिए इसके लास्ट नाम में लिखा गया था लिन। लेकिन ये व्यवस्था आगे चल करके खत्म कर दी गई, ये व्यवस्था आगे चलकर समाप्त कर दी गई, और इसलिए अब हम मनुष्य को जानते हैं केवल होमो सेपियंस के नाम से। तो यहां पर चूंकि आप देख रहे हैं होमो सेपियंस का नाम लिखा हुआ है और जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखे गए हैं, तो हमारी प्रकृति में बहुत से जीव जंतु और बहुत सी वनस्पतियां हैं जो कि वैज्ञानिक नामों से जानी जाती हैं, और कई बार आपके एग्जाम में इनका वैज्ञानिक नाम भी बहुत ज़्यादा पूछता है। चूँकि ये ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है कि हम सभी जीवों और जंतुओं तथा वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम याद कर लें, लेकिन आपसे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो बहुत साधारण नाम होते हैं, बहुत व्यवहारिक नाम होते हैं, जो हमारे आसपास के परिवेश में बहुत आसानी से पाए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। मसलन चलिए मैं आपको इसमें 10 नाम बता देता हूँ, जिसमें से 5 नाम मैं वनस्पतियों की बात करूँगा। इसमें सबसे पहला नाम लेते हैं हम लोग टमाटर का, जो कि एक सब्जी है। दूसरा नाम ले लेते हैं हम लोग चना। तीसरा नाम मूंगफली। मैं यहाँ पर आपसे धान और गेहूं की बात नहीं करूँगा, क्योंकि धान और गेहूं आप अक्सर जानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा आपने इसी के बारे में, और ये अमूमन कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। लेकिन मैं 5 उन नामों के बारे में आपको पहले बता रहा हूँ जो पूछे जाते हैं और थोड़े दुर्लभ हैं। जैसे एक नाम और आप यहाँ देखिए, भांग, और एक नाम आप पाएंगे सेम का। तो ये 5 नाम आप यहां पर देखें। टमाटर के लिए हम लोग नाम प्रयोग करते हैं दोस्तों लाइकोपर्सिकम एस्कुलेटम। ये नाम जो है दोस्तों टमाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चना के लिए अगर नाम पूछता है, चना को क्या बोलते हैं, तो चने के लिए नाम है साइजर एरिएटिनम। ये नाम हम लोग चने के लिए प्रयोग करते हैं। मूंगफली के लिए दोस्तों एरिकस हाइपोजिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, एरिकस हाइपोजिया। भांग के लिए देखिए नाम प्रयोग करता है। भांग जो है ये उसी जाति का पौधा है जिस जाति का धान होता है, जिस जाति से हमें धान की फसल प्राप्त होती है, तो उसी प्रजाति का भांग भी है। और भांग के लिए हम लोग नाम प्रयोग करते हैं दोस्तों कैनबिस सटाइवा। मैंने यहाँ पर भांग का परिचय आपको बस इसलिए दिया है क्योंकि प्राचीन काल में जब हमारे यहाँ दर्द निवारक दवाओं का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय दर्द निवारक के तौर पर सर्जरी के दौरान या ऑपरेशन करने के लिए लोगों को भांग का जो है उसकी अल्प मात्रा दी जाती थी। तो ये जो है मैरिजुआना के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में पश्चिमी देशों में आप इसे मैरिजुआना बोलते हैं, लेकिन आपके यहाँ इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है कैनबिस सटाइवा। और सेम के लिए दोस्तों नाम प्रयोग किया जाता है
डॉलिकस लबलब, ये नाम इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर केवल 5 नाम लिखे हैं। नाम मैंने कहा अनगिनत हैं, जितने हैं उन सब के वैज्ञानिक नाम हैं। इसी तरह के 5 जानवरों के नाम पर भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। छोटा सा परिचय मैं आपको दे देता हूँ 5 जानवरों के नामों का। उसके बाद मैं आपको कोशिका में आगे बढ़ने से पहले कुछ सबसे बड़े और सबसे छोटे के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे सबसे चौड़ी पत्ती का नाम पूछ लेता है कि सबसे चौड़ी पत्ती किस चीज़ की होती है, या सबसे बड़ा फल कौन सा है। तो सबसे बड़ा फल जब आता है तो हमारे आपके दिमाग में सामान्य रूप से जो नाम आता है या तो कद्दू का आता है, लेकिन या तो आपके दिमाग में कटहल का नाम आता है, बट ये दोनों ही वो नहीं है। जानवरों में अगर हमें नाम देखना है दोस्तों, तो सबसे पहले हम कुत्ते की बात करेंगे। कुत्ता इसलिए क्योंकि कुत्ता 10 लाख सालों से मनुष्य का सबसे करीबी जो है पेट बना हुआ है, सबसे करीबी पालतू जानवर बना हुआ है और सबसे वफादार भी है। और इसकी वफादारी पर तमाम फिल्में भी आपके यहाँ बनाई गई हैं, वो तो आपने देख रखी होंगी। कुत्ता और इसके अलावा बिल्ली, ये भी आपकी एक पालतू जीव है। तीसरे नंबर पर शेर, बाघ और तेंदुआ। मैं इन तीनों की बात करूंगा क्योंकि तीनों एक ही वंश के हैं दोस्तों, बस तीनों की जाति अलग है। और एक नाम ले लेते हैं हम लोग हाथी का, और एक और नाम ले लेते हैं मक्खी का, जो हमारी घरेलू मक्खी होती है, क्योंकि ये हमारे परिवेश में बहुत सामान्य रूप से देखी पाई जाती है, लेकिन कई गंभीर बीमारियों जैसे हैज़ा आदि बीमारियों के लिए ये जिम्मेदार होती है। चलिए कुत्ते की बात करते हैं दोस्तों। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरिस। फैमिलियरिस जो कि इसकी जाति है। आप इससे समझ सकते हैं कि ये फैमिलियरिस यानी कई परिवारों में कुत्तों को वो सुविधा और शान और शौकत नसीब होती है जिसके लिए हम इंसान शायद सपने देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों बिल्ली, जिसे हम कहते हैं फेलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका यानी कि ये घरेलू है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। शेर के लिए इसे कहते हैं पैंथेरा। देखिए पैंथेरा जो है ये तीनों का वंश है, तीनों एक ही वंश के हैं, तेंदुआ हो, बाघ हो या शेर हो, लेकिन तीनों की जाति अलग अलग है। तो इसमें नाम आता है पैंथेरा। शेर का नाम आएगा तो पैंथेरा लियो कहते हैं दोस्तों हम लोग इसे। अगर बाघ की बात करें तो पैंथेरा टाइग्रिस है, ये इसका नाम है पूरा। और तेंदुए के लिए पैंथेरा पारडस, ये नाम जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। हाथी हमारे पुराणों में आप जानते हैं कि प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का जो है प्रतिनिधित्व करता है ये, और उसका प्रतिनिधि माना जाता है। इसके लिए जो नाम हम इस्तेमाल करते हैं हाथी का, उसे हम लोग कहते हैं एलिफस इंडिकस, ये इसका जो है दोस्तों वैज्ञानिक नाम है। और मक्खी, इसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, ये नाम आपने यहाँ पर देखा। तो मैंने यहाँ पर 8-10 थोड़े छोटे मोटे नाम आपको मैंने बताए हैं। इस तरह के नाम आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप अपने पास मौजूद जो भी स्रोत हों, जो संसाधन हों, जो किताबें हों, उनसे अगर आप पढ़ें तो सब रटने के बजाय कोशिश करें कि आप केवल उन नामों को ध्यान दें जो नाम आपके परिवेश में ईजिली अवेलेबल हैं, बहुत सरलता से पाए जाते हैं, या जिन पर रोज़ आपकी नज़र पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा आपसे कि मैं आपसे कुछ सबसे बड़े और सबसे छोटे का नाम बताऊंगा, तो चलिए सबसे बड़े के क्रम में देखते हैं सबसे बड़ा क्या है। सबसे बड़े में दोस्तों सबसे पहले चूंकि हमने कोशिका की बात की है, तो क्यों ना हम लोग सबसे बड़ी कोशिका की बात कर लें। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ा कवक मैंने आपको बता ही दिया है, तो मैं इसे यहां पर नहीं लिखूंगा दोबारा से। सबसे बड़ा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी स्तनधारी, सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा फूल, ये कुछ नाम आप देख रहे हैं यहां पर। सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों मानी जाती है किस चीज की है, तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा।
ठीक है, ये जो है शुतुरमुर्ग का अंडा ये करीब 120 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है और ये सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ी हड्डी की बात अगर करें तो सबसे बड़ी हड्डी जो है दोस्तों वो फीमर है। फीमर को हिंदी में क्या बोला जाता है, कहीं कहीं किताबों में या पेपर में जब आपके सामने ये सवाल आता है तो वो हिंदी में नाम लिख देते हैं और हम इसे समझ नहीं पाते, तो इसे या तो आप जंघास्थी बोल देते हैं, जांघ की अस्थि, या फिर आप इसका नाम लेते हैं प्रगंडिका। तो ये जो प्रगंडिका है इसी को बोला जाता है दोस्तों फीमर। सबसे बड़ा कवक मैंने आपको गैनोडर्मा बता ही दिया है। अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछेगा तो आपके शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों थायराइड। थायराइड जो गले में होती है इसी को हम लोग अवट्टू ग्रंथि भी बोलते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी दोस्तों ये 2 स्तरों पर पूछा जाता है, ये जलीय भी पूछ सकता है और आपसे यही क्वेश्चन स्थलीय भी पूछ सकता है। अगर जलीय आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आपका जवाब होना चाहिए ब्लू व्हेल यानी कि नीली व्हेल। ये वो मछली है जो सबसे बड़ी जलीय स्तनधारी है। और स्थलीय में पूछेगा तो अफ्रीकी हाथी। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ा जो है आपका धरातलीय जीव माना जाता है जो स्तनधारी है। सबसे बड़ा फल देख लेते हैं क्या है। सबसे बड़ा फल ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है, दक्षिण भारत में भी ये देखा जाता है या फिर अमेजन के जंगलों में। इसका नाम है दोस्तों लोडोरेसिया। आप ऐसे समझिए कि ये एक ट्रक पर एक ही फल आता है, तो इस तरह से ये सबसे बड़ा फल बन जाता है। सबसे बड़ा फूल देखिए क्या है। सबसे बड़ा फूल जो हाथियों को बहुत पसंद होता है इसका नाम है रेफ्लेशिया आर्नोल्डी। करीब 11 किलो का वजन होता है इसका और इसकी जो गंध होती है वो सड़े मांस की बदबू की समान होती है, इसलिए फिलहाल आप इसे भेंट नहीं कर सकते किसी को। सबसे चौड़ी अगर पत्ती पूछता है, सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है, चौड़ी पत्ती कौन सी है, तो आपका जवाब होगा विक्टोरिया रीजिया। ठीक है दोस्तों, ये नाम आप ध्यान रखें। विक्टोरिया रीजिया जो है ये सबसे चौड़ी पत्ती है और इसके किनारे जो होते हैं वो उठे होते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह के होते हैं। इस कारण अगर इस पर आप किसी बच्चे को बैठा दें तो वो नाव की तरह इस पर आसानी से तैर सकता है, डूबेगा नहीं वो। ठीक है, तो ये नाम आपने देखे। और भी चीज़ें हैं, चलिए मैं उनकी भी बात थोड़ा सा कर लेता हूँ। 2-4 नाम और भी हैं हमारे पास। अगर आपसे पूछ लेता है सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है, या सबसे बड़ी मांसपेशी अगर उसने पूछा कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी मांसपेशी भी जांघ की ही होती है और इस सबसे बड़ी मांसपेशी को बोलते हैं हम लोग ग्लूटियस। नाम ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी मांसपेशी पूछ रहा है तो इसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। ये जांघ में ही पाई जाती है दोस्तों और ये आपकी सबसे बड़ी मांसपेशी है। सबसे बड़ी मानव कोशिका अगर पूछेगा तो सबसे बड़ी मानव कोशिका जो है वो आपकी तंत्रिका तंत्र में आती है, सबसे बड़ी मानव कोशिका मानी जाती है ये। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं जो बड़े और छोटे हैं। एक चीज़ और यहाँ पर जान लें, एक सवाल और इसमें पूछता है दोस्तों, वो है सबसे बड़ा अनावृत बीजी वृक्ष कौन सा है। ठीक है, अनावृत बीजी यानी कि ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी और अनावृत बीजी में हम इसे बांटते हैं। आगे अपने बॉटनी की क्लासेस में मैं आपसे इस पर ज़रूर डिस्कशन करूंगा। तो अनावृत बीजी वृक्ष जो होता है सबसे बड़ा, ये जो है दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं रेड कॉस्ट वुड ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, लेकिन ये नाम आपके लिए बहुत नया लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये नाम तो हमने ज़्यादा सुना ही नहीं है। तो चलिए मैं आपकी उस नाम से परिचित कराता हूँ आपको, इसके जो आपने सुना भी है, जिसके बारे में आप जानते भी हैं, और वो नाम क्या है दोस्तों, सिकोया। ठीक है,
सिकोया सेम्परविरेंस, ये नाम आप जो देख रहे हैं सिकोया सेम्परविरेंस, ये जो है सबसे बड़ा अनावृत बीजी वृक्ष होता है जिसकी लंबाई 120 मीटर तक हो जाती है। ठीक, तो ये कुछ नाम मैंने आपको सबसे बड़े बताए जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और करीब करीब इसमें से हर नाम आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए ऐसा ही एक शब्द जो है हम लोग सबसे छोटे में देख लेते हैं दोस्तों। सबसे छोटा क्या है हमारे पास? तो सबसे छोटे में पहले तो सबसे छोटी कोशिका देखते हैं। सबसे छोटा कवक मैं आपको अभी पहले बता ही चुका हूं, तो इसको हम दोबारा बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगे। सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछ सकता है। सबसे छोटा जो है फूल आपसे पूछता है, ये आपसे पूछ लेता है सबसे छोटा फूल कौन सा है, आपके बारे में सवाल करता है। सबसे बड़ा जो है आपका पहले इन तीनों को चलिए देख लेते हैं, फिर हम और आगे बात करेंगे। कोशिका की अगर बात करेगा दोस्तों तो कोशिका को हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। गैलोसेप्टिकम, ये नाम है इसका पूरा, लेकिन इसका एक नाम और भी है, इसे हम लोग PPLO बोलते हैं। अगर कहता ये क्या है तो ध्यान रखिए, इसे कहेंगे प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये नाम इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। सबसे छोटी हड्डी अगर आपसे पूछा तो आप जानते हैं ये हड्डी होती है हमारी स्टेपीज। स्टेपीज हड्डी जो होती है दोस्तों ये आपके कान में होती है। अगर आपसे पूछता है सबसे छोटा फूल कौन सा है तो इसका नाम भी जान लें, इसका नाम है वुल्फिया माइक्रोस्पर्मिया, ये आपका जो है सबसे छोटा फूल होता है। और सबसे छोटा पक्षी आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये आपका हमिंग बर्ड होती है, जो क्यूबा और दक्षिण पूर्वी एशिया में विशेष तौर पर पाई जाती है। तो हमिंग बर्ड जो है दोस्तों वो सबसे छोटी आपकी पक्षी के रूप में देखी जाती है। तो ये नाम मैंने कुछ आपको सबसे बड़े और छोटे के बारे में बताया है। मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो है कभी जब आप लोग इस पर अध्ययन करें तो इस संबंध में चर्चाएं ज़रूर हों, इसलिए इसको रिवाइज करते रहिएगा, इनका रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अपने वीडियोस को जितना ज़्यादा आप वॉच करेंगे, जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे, चीज़ें उतना ही स्थायी तौर पर आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आप एग्ज़ाम टाइम में किसी भी तरह की गफलत का, किसी भी तरह के भ्रम का शिकार होने से बच जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जीव वर्गीकरण की। मैं बात यहाँ कर रहा हूँ जीव वर्गीकरण की। तो जीव वर्गीकरण के संबंध में आपको अच्छी तरह से पता है कि जीवों का जो वर्गीकरण हुआ है वो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित वर्गीकरण है वो है आपका 5 जगत वर्गीकरण, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं हम लोग इसे। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन आता है दोस्तों? तो इसमें 5 नाम आएंगे। पहला नाम आएगा आपका मोनेरा का, दूसरा नाम देखिए आपको मिलेगा प्रोटिस्टा का, तीसरा नाम फंजाई यानी इसी को हम कहते हैं कवक, चौथे नंबर पर एनिमेलिया जो है दोस्तों ये जंतु जगत है, और 5वें नंबर पर आपको मिलेगा प्लांटी मतलब इसे आप कह सकते हैं पादप। तो ये पौधों का जो वर्गीकरण है ये 5वां जगत वर्गीकरण का है। और इन 5 जगत वर्गीकरण का जिस व्यक्ति को हम लोग श्रेय देते हैं वो व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो उनके बारे में जान लीजिए। उनका नाम है R.H. विटेकर। ये नाम आप ध्यान में रखिएगा। R.H. विटेकर वो व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण किया है और उसके बारे में इन्होंने बताया है। अब हम यहीं पर अपनी बातचीत को रोकेंगे, क्योंकि आपको अब वीडियोस जो हैं आपके सब्जेक्ट्स के वो रेगुलर मिलेंगे, पर डे आपको मिलेंगे, इसलिए आप अब इसे अपडेट रखिए अपने आप को
और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उसको जहाँ कहीं भी भ्रम की स्थिति हो उसको दोबारा वीडियो देख लें, और कभी अगर लगता है कि कोई चीज़ कम क्लियर हुई तो ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में उसे बताएं। मुझे भी आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग अपने विचार अपने कमेंट्स के माध्यम से हम सब तक नहीं पहुँचाते, हमारी टीम तक नहीं पहुँचाते हैं, ताकि हम उसमें आपकी ज़रूरत के हिसाब से अपेक्षित सुधार कर सकें। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपके सुझावों का स्वागत है, इसलिए उसमें कभी भी कोई कोताही न रखें। खुल करके कमेंट्स करें, निर्भीक होकर के और बेझिझक आप अपनी बातें रखें। आगे की चर्चाओं के लिए अगली वीडियो तक का इंतजार करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।